हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी साला पर। अभी तक हम लोग खंडशः समाकलन मीन्स इंटीग्रेशन बाय पार्टीशन पढ़ रहे थे। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं निश्चित समाकलन डेफिनेट इंटीग्रेशन, जिसमें आपको एक निश्चित सीमा दी गई होगी और उसके अंतर्गत आपको इसका इंटीग्रेशन करना होगा, समाकलन करना होगा। तो सबसे पहले ज़रूरी है आपको ये समझ लेना कि निश्चित समाकलन होता क्या है। ठीक है, सबसे पहले तो आप ये जान दें कि समाकलन क्या होता है। आप लोग कर तो रहे होंगे, लेकिन मुझे ये विश्वास है कि आप लोगों को ये नहीं पता है कि समाकलन क्या है और अवकलन क्या है, दोनों में डिफरेंस क्या है। कोई पूछ ले तो आप बता नहीं पाएंगे। ठीक है, तो ये वीडियो इस वीडियो में हम आपको वो भी बता देंगे कि क्या अवकलन समाकलन है। ठीक है, सबसे पहले आप यही समझ लीजिए कि अवकलन और समाकलन में डिफरेंस क्या है। जैसे देखिए, ये एक ट्रायंगल बना दिया हमने। एक ट्रायंगल ले लेना, ट्रायंगल समझाना आसान होता है। तो ये आप मैंने ले लिया ट्रायंगल। समाकलन और अवकलन के डिफरेंस की बात कर रहे हैं हम, तो इसको हम एक बेस दे देते हैं, मतलब निर्देशांक ज्यामिति में। तो मान लिया कि ये जो है आपका ओरिजिन ओ से लगा हुआ है, ये आपका एक्स एक्सिस हो गया, ये आपका हो गया वाई एक्सिस। ये जानना बहुत ज़रूरी है, तब आप इंटीग्रेशन को समझ पाएंगे और इसके आगे का जो चैप्टर है वो और अच्छे से समझ पाएंगे जब ये समझ लेंगे। तो बहुत ध्यान दीजिएगा मेरी बातों को भी और फिगर को भी जो हम ड्रा कर रहे हैं इस टाइम। हम कलर चेंज कर दें, तो ये आपका हो गया। अब इसमें देखिए अवकलन का मतलब क्या होता है। अवकलन को समझ लीजिए। अवकलन में क्या करते हो तुम, किसी का भी अवकलन करते हो वो तो छोटा होता है। जैसे आपने अवकलन किया एक्स स्क्वायर का, तो अवकलन क्या होता है एक्स स्क्वायर का, एन एक्स टू द पावर एन माइनस वन, यही तो होता है, एन एक्स टू द पावर एन माइनस वन, यही तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये क्या हो रहा है, अब क्या हो जाएगा 2x की 2x हो जाएगा। जो एक्स स्क्वायर था वो 2x हो गया, छोटा हो गया कि नहीं हो गया, x की पावर कम हो गई तो जाहिर सी बात है छोटा हो गया। तो अवकलन का मतलब यही होता है आपके लिए। अवकलन का मीन्स यही है, किसी चीज़ को बराबर भागों में किसी आधार पर, जैसे आप dx के सापेक्ष अवकलन करते हैं, इसका मतलब क्या है कि ये इसके सापेक्ष, इस लाइन के सापेक्ष आप बात कर रहे हैं dx। अवकलन में आपने कहीं कहीं dt भी पढ़ा होगा, कहीं कहीं dy भी पढ़ा होगा। जब दो तीन फंक्शन आ जाते हैं आप मानते हैं तो इस तरीके से भी हो जाता है। dx अपान dy भी कहीं कहीं निकालना पड़ जाता है हमको। तो dy का मतलब हो गया कि आप इसके सापेक्ष बात कर रहे हैं। ठीक है, इसके सापेक्ष, और z आप में यहाँ है नहीं, तो इस टाइम हम x और y की ही बात समझ लीजिए कर रहे हैं। अब अवकलन का मतलब हो गया कि मान लीजिए अब हम x के हिसाब से समझेंगे। आप मान लीजिए आप एक dx के हिसाब से आप कर रहे हैं, dy बाई dx निकाल रहे हैं आप किसी चीज़ का। ठीक है, आपको एक इक्वेशन दिया गया है, उसका आप dx निकाल रहे हैं, dy बाई dx मतलब अवकलन कर रहे हैं। इसका मतलब हुआ कि आप आधार x के सापेक्ष उसको बराबर 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 भागों में बांट रहे हैं। ठीक है, एक त्रिभुज को जैसे हमने खींचा है ऐसे x के हिसाब से, जैसे x की मान लीजिए त्रिभुज जो बना है इसमें x की लंबाई है 8 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ तक, और y की लंबाई है 6। तो हमें y की लंबाई से नहीं मतलब है, हमें x की लंबाई से मतलब है। जब हम बांटेंगे तो मतलब x के हिसाब से एक एक सेंटीमीटर का, आधे आधे का, एक एक मिलीमीटर का, मतलब छोटे से छोटा, जितना आप छोटे से छोटा कर सकते हैं उस छोटे से छोटे भाग के बराबर बराबर भागों में हम इसको बांटते हैं। ठीक है, अब मान लीजिए 1 मिलीमीटर का कर सकते हैं, तो 1 मिलीमीटर के बराबर बराबर x के पे बराबर बराबर निशान बना लीजिए और उसी पे सीधे सीधे आप उसको काट दीजिए। जैसे देखिए हमने सीधा सीधा करके दिखाया है। अगर यही हमने कहा होता y के हिसाब से आप कर रहे हैं तो क्या होता, तो आप इस तरीके से काट देते हैं। ये देखिए y के हिसाब से ऐसे ऐसे ऐसे, ये इस तरीके से आप काट देते। ठीक है, और लास्ट में यहाँ पर बराबर बराबर भागों में बांटना, बराबर बराबर भागों में काटना, आप ये ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, ये अवकलन होता है। अब इसी का उल्टा समाकलन होता है। डिफिनेशन अगर आप समाकलन की पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि समाकलन की परिभाषा ये है कि
अवकलन में प्राप्त अवकल गुणांकों को पुनः फलन में बदलना ही समाकलन है। ठीक है, अवकलन में प्राप्त अवकल गुणांकों को पुनः समाकलन में बदलना ही समाकलन है। ठीक है, इंटीग्रेशन है। तो मतलब क्या हो गया, आप फिगर के हिसाब से अगर हम आपसे कहें अब हमें क्या समझ में आया इसका मतलब, तो इसका मतलब क्या हुआ कि अवकलन में जिन बराबर बराबर भागों, जिस त्रिभुज के बराबर बराबर भागों को हमने बांट के अलग कर रखा है, अब उन्हीं को जोड़ जोड़ के फिर से त्रिभुज को बनाना है हमें। ठीक है, समझ लीजिए त्रिभुज का जो है कागज़ का त्रिभुज था आपके पास, तो आपने किसी एक आधार के हिसाब से एक तरफ से काटना शुरू किया बराबर बराबर भागों में, और पूरे त्रिभुज को कई भागों में, बहुत भागों में काट डाला। तो ये हो गया अवकलन। अब उसी त्रिभुज को जो छोटे छोटे टुकड़े उन्होंने काट के अलग कर रखे हैं, उसी को फिर से जोड़ो वैसे ही सीरियल से, तो उसी को कहा जाता है समाकलन। तो क्या क्या तुमने अवकलन का उल्टा ही तो किया भैया, अवकलन में काटा और जब उसको जोड़ दिया तो अवकलन का उल्टा, तो अवकलन के उल्टे का नाम हो गया समाकलन। ठीक है, तो ये आपका अवकलन और समाकलन में डिफरेंस है, और यही चीज़ हमें यहाँ पर देखनी है निश्चित समाकलन में। यही फिगर के हिसाब से ही आपको इसको समझना है। अब हम इसको इरेज कर रहे हैं। देखिए अब यहाँ पर हमारे त्रिभुज में निश्चित समाकलन डेफिनेट इंटीग्रेशन में, डेफिनेट इंटीग्रेशन में क्या हो रहा है कि हम जो हैं ये त्रिभुज को आपको दिखा रहे हैं, ओ बी सी एक त्रिभुज है। ठीक है, इस पर आपको दिखा होगा एक पॉइंट ये ए भी है, एक पॉइंट ये डी भी है। ठीक है, ओ बी सी के अलावा ए और डी भी पॉइंट हमने मान रखा है। ये है क्या, यही वो लिमिट हम आपको बताएंगे कि आपको क्या करना है। ठीक है, क्या निकालना है निश्चित समाकलन में। या ये देखिए, अब जैसे अब हमने देखिए फिगर में क्या दिखा है, ये देखिए इसको ओ से बी तक को स्मॉल बी मान लिया है, और देखिए ओ से ए को स्मॉल ए मान लिया है। भाई निर्देशांक ज्यामिति के हिसाब से अगर आपको कोई त्रिभुज दिया जाएगा तो आप उसकी लंबाई को किसी न किसी केंद्र से ही तो नापते हैं, कि ऐसे ही नाप देते हो जहाँ मन करता है वहीं। आप मान लेते हाँ त्रिभुज के इस वाले कोने से हम नापना शुरू करेंगे, तो हमने कोना कौन सा मान लिया, ओ वही हमने बना लिया ओरिजिन। और एक्स वाई एक्सिस भाई आप अपनी कॉपी पर रखोगे, फर्श पर रखोगे, कहीं ना कहीं रखोगे, तो कौन सा डायमेंशन है वो, एक्स वाई तल ही तो है, एक्स वाई प्लेन पर रख रहे हो तुम, तो वही हमने यहाँ पर बना के दिखाया हुआ है। तो एक्स पर हम दिखा रहे हैं आपको, क्योंकि नॉर्मली आप लोग एक्स को सॉल्व करते हैं तो एक्स को समझना बहुत आसान होगा। तो ये ओ बी एक्स को हम लेकर कर रहे हैं, तो उसमें क्या हो गया, ओ बी बराबर स्मॉल बी मान लिया है और ओ ए बराबर स्मॉल ए दिखा दिया आपको। अब देखिए इसका यूज क्यों दिखा रहे हैं, तो इसको हम इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि जो आप इंटीग्रेशन करते हैं भाई, जब आपने त्रिभुज के छोटे छोटे भागों को जोड़ा तो क्या बनाया, क्या प्राप्त हुआ आपको, एक पूरा त्रिभुज प्राप्त हुआ, पूरा त्रिभुज प्राप्त हुआ ना। इसका मतलब क्या प्राप्त हुआ आपको, त्रिभुज का क्षेत्रफल प्राप्त हुआ है पूरा पूरा। ऐसा नहीं कि आपने परिमाप प्राप्त किया, आपने क्या प्राप्त किया, उसका पूरा क्षेत्रफल प्राप्त किया है। ठीक है, इंटीग्रेशन में जो भी इक्वेशन आपको दी जाती है आप उसका क्या करते हैं, पूरा एरिया निकालते हैं। अगर वो वक्र की किसी वक्र का इक्वेशन होता तो आप उसका पूरा क्या निकाल लेंगे, एरिया हो जाएगा वो। ठीक है, और वही चीज़ आपको लिमिट में जब लगा दी जाएगी, मतलब पूरा एरिया नहीं निकालना है, सिर्फ कितना निकालना है, हमारी इच्छा पूरा निकालने की नहीं है, नहीं ज़रूरत है हमें पूरे की, हमें कितना निकालना है, हमें ए से बी, मतलब हमें निकालना है ए बी सी डी ए। देख लीजिए फिर से, ए बी सी डी फिर से ए, क्योंकि जब हम किसी चीज़ की बात करते हैं क्षेत्रफल की तो क्या बनते हैं, हमेशा क्लोज डायग्राम होना चाहिए, इसलिए हम लौट के फिर से ए पर आएंगे। नॉर्मली आप ए बी सी डी कहते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब आप लिखेंगे तो ये क्लोज डायग्राम आपका ज़रूर होना चाहिए। बंद करेंगे हम इसको। ठीक है, तो ए बी सी डी ए का एरिया हमें यहाँ पर निकालना है। तो हमारा तो ये ओ ए डी तो फालतू हो जाएगा ना। अगर आप इक्वेशन दिया गया है और डायरेक्टली आपने निकाल दिया, लिमिट नहीं ली, तो फिर क्या हो जाएगा भाई, आप तो पूरे त्रिभुज का निकाल दिए, तो इस फिगर का ए बी सी डी का एरिया कैसे निकलेगा। उसी लिए आपको बताई जाएगी लिमिट। वो लिमिट कैसे लगाई जाएगी, देखो ओ से ए और ओ से बी, अगर हम आपको इसकी भुजा दे दें, ठीक है, समकोण त्रिभुज है, मान लो ये, इसकी भुजा ये बता दिया 4 है और यहाँ क्या है 3, तो तुम कौन सा फार्मूला लगाओगे,
1/2 आधार गुणे ऊंचाई, 4 3 12/2 6 आ गया, 6 वर्ग सेंटीमीटर या 6 वर्ग इकाई। लेकिन ये तो पूरे त्रिभुज का क्षेत्रफल है ना, और हमें ज़रूरत कितने की है, ABCD की। अब हम यहीं पर तुमको एक चीज़ और बता देते हैं, यहाँ A की वैल्यू मान लो हमने तुमको बता दी कि 1 सेंटीमीटर है, ठीक है। अब तुम्हें एरिया किसका निकालना है, ABCD का। ABCD का एरिया निकालना है तो क्या करोगे, पूरे त्रिभुज OBC का एरिया निकाल लो, ठीक। और उसके बाद OAD का एरिया निकाल लो, ये जो खाली है त्रिभुज, ठीक है, दोनों निकल गए। अब बड़े वाले त्रिभुज में से ये OAD छोटा वाला त्रिभुज घटा दोगे तो ये जो हमने लाइनिंग की हुई है यही वाला एरिया तो बचेगा। मेंसुरेशन में निकालते थे तुम लोग, तो बचा कि नहीं बचा। तो सेम वही प्रोसेस हम यहाँ इंटीग्रेशन में करते हैं, बस इंटीग्रेशन मेथड से करते हैं, ठीक है। तो अब आइए इसको हम और भी अच्छे से समझ लेते हैं, इसकी और भी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं। देखिए इसमें हमने लिख रखा है सब कुछ, ये देखिए। अब हम एक चीज़ पहले आपको बता दें क्योंकि उसी हिसाब से बात होगी। इंटीग्रेशन ऑफ स्मॉल एफ एक्स, मान लीजिए एक्स का कोई फंक्शन है जिसे हम स्मॉल एफ एक्स मानते हैं और उसका इंटीग्रेशन करते हैं तो क्या आएगा, एफ एक्स। एक्स के रूप में ही कोई ना कोई इक्वेशन आती है ना, कोई फंक्शन आता है, तो हमने क्या मान लिया, उसको कैपिटल एफ एक्स मान रखा है। ये ध्यान रखिएगा विशेष रूप से, क्योंकि बार बार आएगा तो आपको कोई कन्फ्यूज़न ना हो। स्मॉल एफ एक्स का इंटीग्रेशन है कैपिटल एफ एक्स, हमने यहाँ पर लिया है। अब आइए देखिए, अब देखिए इसमें हमने क्या कहा है, x के किन्हीं दो मानों के लिए, x बराबर a और x बराबर b के लिए फलन fx के समाकलन fx, फलन स्मॉल fx के समाकलन कैपिटल fx के मानों में अंतर fb माइनस fa है, तो इस अंतर को अंतराल ab के लिए fx का निश्चित समाकलन कहते हैं। अब इसका मतलब यहाँ पर समझिए, ये एफ बी माइनस एफ ए क्या कहा गया है। जैसे आपने इंटीग्रेशन किया तो पूरे त्रिभुज का आपका निकल आया एरिया, मतलब कैपिटल एफ एक्स आपके पास आ गया, तो वो क्या है, पूरे त्रिभुज का एरिया के लिए एक इक्वेशन है कि मतलब इसमें आप एक्स की वैल्यू रख दोगे तो आपको पूरे त्रिभुज का एरिया मिल जाएगा, ठीक। मतलब बी का मान रख दोगे तो पूरे त्रिभुज का मिल जाएगा, और अगर स्मॉल ए रख दोगे तो OAD का मिल जाएगा, ठीक। और क्या करते हो तुम, बड़े वाले में से छोटा वाला घटा देते हो, ठीक है। जैसे हमने कह दिया कि एक इक्वेशन है हमारे पास, ये सब इरेज कर दें, हमने कह दिया कि एक इक्वेशन है हमारे पास डेल्टा, मतलब त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 3x², ठीक है। और हमने कह दिया कि त्रिभुज के एक भुजा, मतलब x की वैल्यू क्या है त्रिभुज के लिए 4, ये x है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, डेल्टा बराबर 4 चौक 16 और 16 तियाँ 48 वर्ग इकाई। ये पूरे त्रिभुज का हो गया, ठीक है ना। मान लो यहाँ से यहाँ तक का हो गया। अब OA को मान लो आप 1 है, तो फिर से इसी में रखोगे ना, और कहीं कहाँ जाओगे। त्रिभुज के क्षेत्रफल का इक्वेशन तो हमने आपको यही दिया है। अब यहाँ 1 रखोगे तो एरिया कितना आएगा, 3 आ जाएगा। अब 48 में से 3 घटा दोगे तो लाइनिंग एरिया का एक निकलेगा कि नहीं निकलेगा। सेम वही प्रोसेस हम यहाँ पर कर रहे हैं। कैपिटल एफ एक्स हमारा इंटीग्रेशन निकल गया, ये देखिए कैपिटल एफ एक्स जो है ये हमारा यहाँ पर जहाँ जहाँ यूज हुआ है ये क्या है, पूरा इंटीग्रेशन है। अब इसमें एक बार हमने बड़ी वाली, मतलब जो दूर है, बी रख दिया, एफ बी, ठीक। और ये क्या रख दिया, बाद में क्या रखा, एफ ए, और क्या किया, बड़ी वाले में से एफ बी में से एफ ए को घटा दिया, ठीक है। तो ये हमारा एरिया, ये वाला एरिया निकल आया। अभी हम समझेंगे कि ए और बी है क्या, ये बी पहले क्यों, ए बाद में क्यों। चित्र से तो दिख ही रहा है कि बी बड़ा है तो बी पहले, ए छोटा है तो ए बाद में। अभी अब इसको इसी बी को कहते हैं क्या, अपर लिमिट, और ए को क्या कहेंगे, लोअर लिमिट ना। भाई बी बड़ा है तो बड़ी लिमिट, मतलब यहाँ तक सीमा है, और ए की सीमा यहीं तक है स्मॉल ए की, तो ये बात है। बी स्मॉल बी को कहते हैं अपर लिमिट और स्मॉल ए को कहते हैं लोअर लिमिट। अब देखिए अभी उसका वो दिखाएंगे कहाँ किसको दिखाया जाता है। अब आइए ऊपर आ जाइए आप थोड़ा सा और, तो इनका जो अंतर होगा वही क्या कहलाएगा, निश्चित समाकलन, मतलब जो आपको निकालना है वो चीज़। ये देखिए इंटीग्रेशन ऑफ स्मॉल एफ एक्स इज इक्वल टू कैपिटल एफ एक्स माने ही थे, यहाँ भी लिख दिया। अब देखिए हमने यहाँ पर लिमिट लगा दी है, मतलब हमें पूरे त्रिभुज का एरिया नहीं चाहिए, हमें तो भैया सिर्फ ए बी के बीच का एरिया चाहिए। तो क्या क्या हमने ये लिमिट लगा दी, ये देखिए ए लिखा है नीचे,
तो लोअर है, बी लिखा है खोपड़ी में, तो ये क्या है, अपर है। अपर लिमिट लोअर लिमिट, इसको पढ़ते क्या है सुन लीजिए, इंटीग्रेशन ऑफ ए टू बी। नीचे से ऊपर की ओर पढ़ते हैं, पहले नीचे वाली ये लिमिट पढ़ेंगे लोअर लिमिट, और उसके बाद पढ़ेंगे अपर लिमिट। इंटीग्रेशन ऑफ ए टू बी, यही सही बोलने का तरीका है, ठीक है। ये नहीं कि इंटीग्रेशन ऑफ बी ए या ए बी, ऐसे नहीं, ए टू बी कहा जाएगा, मतलब ए से बी तक। इंटीग्रेशन ऑफ ए टू बी स्मॉल एफ एक्स डी एक्स बराबर, ये देखिए अब इसमें होता क्या है, ये भी इसी समय देख लीजिए। जब आप इसको आपको इस तरीके से मिले तो क्या करोगे तुम, एफ एक्स का समाकलन होता है वो होगा, क्या होगा भाई, स्मॉल एफ एक्स का समाकलन कैपिटल एफ एक्स आया, तो ये हमने देखे कैपिटल एफ एक्स लिख लिया। लेकिन हम देख रहे हैं कि अब कभी हमने और कभी हमने इसको बड़े ब्रैकेट में नहीं बंद किया था, लेकिन यहाँ पर हमने बड़े ब्रैकेट में बंद किया हुआ है। ये क्यों, क्योंकि अभी हमने सीमा का इस्तेमाल नहीं किया, उसकी लिमिट का इस्तेमाल नहीं किया हुआ है, इसलिए हमने इसको बड़े ब्रैकेट में बंद कर दिया है, ठीक है। और उसके आगे फिर से देखिए, नीचे लिख दिया ए, ऊपर लिख दिया बी, मतलब लिमिट अभी लगी हुई है, अभी हमने लिमिट का यूज नहीं किया है, ठीक है। तो ये आपका लिमिट हो गई। अब क्या करेंगे, हमेशा अपर लिमिट मतलब बड़ी वाली लिमिट, ऊपर वाली, अब बड़ी छोटी कोई भी, इसमें बड़ी छोटी का कोई मतलब नहीं है, कोई भी बड़ा हो सकता है, कोई भी छोटा हो सकता है। हमें हमेशा ध्यान का देना है अपर लिमिट लोअर लिमिट, ऊपर जो है वो अपर, नीचे जो है वो लोअर, ठीक। तो हमारा रूल क्या होगा, एफ बी माइनस एफ ए, मतलब फंक्शन में पहले अपर लिमिट रखी जाएगी माइनस फंक्शन में लोअर लिमिट, ठीक। और इसको हल कर देंगे, जो आएगा वही हमारा फाइनल आंसर होगा, ठीक। अब यहाँ एक सोचने वाली बात है, हमने कहीं पर अचर सी का इस्तेमाल नहीं किया, कहाँ गया, तो याद रखिए इंटीग्रेशन में, डिफिनिट इंटीग्रेशन में तो सी आता ही है, लेकिन डिफिनिट इंटीग्रेशन में सी का कोई भी प्रभाव नहीं होता। ये देखिए अचर का कोई भी प्रभाव नहीं होता है। क्यों नहीं होता है सुन लीजिए, क्योंकि अगर आप एफ बी प्लस सी लिख देते हैं, मान लीजिए जो कैपिटल एफ एक्स आया है इंटीग्रेशन प्लस सी भी लगा दिया और ब्रैकेट बंद करके आपने ए टू बी की लिमिट लगा दी, तो जब वैल्यू रखोगे तो क्या होगा, एफ बी प्लस सी, भाई सी तो अचर है तो वहाँ तो मान रख नहीं पाओगे तुम बी, तो एफ बी प्लस सी माइनस एफ ए माइनस सी, तो सी तो कैंसिल हो जाएगा ना, तो बचेगा आपका एफ बी माइनस एफ ए। इसलिए ये याद रखिए कि निश्चित समाकलन में सी लिखने की ज़रूरत नहीं है, और ये हो जाएगा आपका, ये देखिए इसका रूपांतरण भी दिखा दिया है, पैसे प्रेजेंट किया जाता है, इंटीग्रेशन ऑफ ए टू बी। ए को निम्न सीमा बोलते हैं लोअर लिमिट, और बी को उच्च सीमा अपर लिमिट, और ये है आपका सवाल। इसको हल करोगे तो कैपिटल एफ एक्स जो भी आए। अब इसी के लिए देखिए हमने एक एग्जाम्पल ले लिया है, ये एग्जाम्पल आप इसी समय देख लीजिए तो थोड़ा सा और क्लियर आपका हो जाएगा। एक एग्जाम्पल हमने बहुत आसान एग्जाम्पल लिया हुआ है, क्या है देखिए, इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू पाई बाई 4, ध्यान दीजिएगा, पहले हमने 0 कहा फिर पाई बाई 4 कहा, क्या पढ़ा, इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू पाई बाई 4 सेक एक्स टेन एक्स डी एक्स। तो क्या करना है, सबसे पहले आपको इंटीग्रेशन पे ध्यान देना है, ठीक है। ये सेक एक्स टेन एक्स, और सेक एक्स टेन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, सेक एक्स ब्रैकेट बंद सेक एक्स, देखिए सेक एक्स आ गया, और इसको ब्रैकेट में बंद कर लिया हमने, क्योंकि अभी इनको हमने पूरी तरीके से हल नहीं किया हुआ है, और लिमिट लगा दी, जो लिमिट यहाँ लगी थी वही लिमिट यहाँ लगाई है, 0 टू पाई बाई 4। अब क्या करेंगे, अब अगला स्टेप है लिमिट रखना, तो क्या करोगे, सबसे पहले अपर लिमिट मतलब पाई बाई 4, जहाँ x होगा वहाँ पर आपको पाई बाई 4 रखना है। x कहाँ है, सेक x, मतलब क्या हो जाएगा, सेक पाई बाई 4, फिर माइनस, फिर अब लोअर लिमिट, जहाँ x है वहाँ 0 रखिए, तो सेक 0, तो सेक पाई बाई 4 की वैल्यू क्या होती है, √2, और सेक 0 की वैल्यू 1, √2 माइनस 1 आपका आंसर हो गया, ठीक है। मतलब ये सेक एक्स टेन एक्स जिस फंक्शन को दिखा रहा था उसकी जो वैल्यू हमें चाहिए 0 से पाई बाई 4 के बीच में जो चाहिए उसका मान क्या है, √2 माइनस 1, ठीक है। तो इसे आप लोग एक दो बार देख लीजिए, ढंग से समझ लीजिए, और इसके बाद इसके क्वेश्चंस को लगाइए। अभी हमें इसमें आपको बताना है लिमिट चेंज भी कहीं कहीं की जाती है, ठीक है, तो वो आपको हम अगले वीडियो में बताएंगे कुछ क्वेश्चंस के साथ। वीडियो को देखिए, लाइक सब्सक्राइब ये सब आप करते ही हैं, कोई दिक्कत नहीं है, देखिए समझिए और बताइए फिर क्या है, और क्वेश्चंस को भेजिए,
हम NCERT की बुक को सीरियल वाइज पढ़ाएंगे, आपके क्वेश्चंस को भी बताया जाएगा, अल्टरनेट करके एक दिन छोड़ के एक दिन आपके क्वेश्चंस को भी बताया जाएगा, ठीक है। और संडे को आपका टेस्ट होगा इसी में तुरंत, हम व्हाट्सएप के थ्रू आपको क्वेश्चन भेजेंगे, आपको तुरंत रिप्लाई करना होगा, ठीक है। थैंक यू क्लास।